Hi guys, welcome to this very important class of your exam strategy, and I'm going to tell you how to prepare for your upcoming AFCAT examination. So I think आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो AFCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड दे मस्ट बी वंडरिंग कि हम किस तरीके से तैयारी करें, है ना। सो बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन और एजम्पशंस रहती हैं दिमाग में हमारे कि हमें किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना चाहिए. सो दैट आई विल बी क्लैरिफाइंग फॉर यू एंड आई विल बी लेटिंग यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर AFCAT, राइट. तो आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे क्लैरिफाई करूँगी. आई विल लेट यू नो अबाउट द सब्जेक्ट वेटेज because that is very important, marks distribution, and then I'll address a very important question on whether you can leave a subject or not. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार कि मैम क्या हम एक सब्जेक्ट छोड़ के जा सकते हैं, क्या उससे हमारी प्रिपरेशन पे कोई असर पड़ेगा. So I'll be answering that question for you as well. Then I'll be answering to you on how to prepare, right? What should be your strategy? वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. एंड इवेंचुअली देन आई विल टेल यू हाउ वी एट स्टडी फंडा विल बी हेल्पिंग यू आउट, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, स्पेशली फ्रॉम योर AFCAT एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 2 महीने का टाइम रह गया है आपके पास, एंड आई थिंक इट इज़ टाइम दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली. And 2 months is enough of a time for you to prepare very nicely for the exam of AFCAT, right? 2 महीने काफ़ी होते हैं इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट यू आर रेडी टू वर्क हार्ड एंड टू नॉट गिव अप, राइट. इस टाइम पे कोई इस फीलिंग के साथ इसकी तैयारी ना करे कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा. यू विल हैव टू बिलीव दैट आई विल बी एबल टू डू इट. इफ़ यू कीप बिलीविंग देन यू विल बी एबल टू डू इट एज वेल. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं एज सच, राइट. इस एग्ज़ाम में इफ़ आई मे से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली कोई चीज़ है नहीं. ओके, सो I cleared my AFCAT exam and I was even recommended through AFSB Dehradun, 1 AFSB Dehradun. Unfortunately, there are very less seats for women in defense exams. So as a female candidate, I was not able to make it to the merit, even though I was recommended. So I can help you to understand what to do to clear the AFCAT exam, right? So with this said, let's start with our strategy in class. So like I told you, I'll be telling you about the subject weightage, about your strategy, and about how we at Study Funda will be helping you. And I'll also be answering the common doubts that most students have regarding this examination, right? A lot of students go through a lot of confusion because multiple sources होते हैं and we tend to listen to everyone. हम हर किसी की बात समझते हैं, राइट. कोई भी हमें बोल दे ना कि मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ, तो हम उसकी बात मान लेते हैं आंख बंद करके, बिना ये सोचे समझे कि इस चीज़ का हमारी तैयारी पे किस तरीके का असर होगा. वी डोंट थिंक अबाउट दैट. इंस्टेड वी जस्ट लिसन टू हुएवर वी वांट टू लिसन टू, एंड देन एट द एंड क्या होता है, हमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि किसकी बात सुने और किसकी बात को छोड़ दें, राइट. सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट दैट सुनो सबकी, करो मन की, ठीक है. अपने मन की करो जो भी करना है आपको, हर किसी की बात सुनो. वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आई एज अ स्टूडेंट माइट हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, राइट. अब जो मेरे स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस हैं उनका जो है असर आपकी पढ़ाई के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज आई एम अ डिफरेंट पर्सन एंड यू आर ऑल्सो अ डिफरेंट पर्सन, राइट. सो अपनी तैयारी को अपने हिसाब से करना सीखो, अपने आप के लिए अपने हिसाब की स्ट्रैटेजी बनाना सीखो. बिकॉज अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी को समझ के उसके हिसाब से काम करते रहे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर मार्क्स बिकॉज यू विल बी सो कॉट अप इन अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल. आप ये भूल ही जाओगे कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाना चाहिए. आपको अपने हिसाब से इसको आंसर करना चाहिए, ना कि आप दूसरे बच्चों की बात सुनो या दूसरे लोगों के को समझ के फिर उनके हिसाब से आप आंसर करो. दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है ना. चलो, विद दिस सेट वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वेटेज. सो एज यू ऑल नो, AFCAT के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहता है आपका AFCAT का एग्ज़ाम. इंग्लिश, मैथ्स, GS एंड रीजनिंग. ये 4 आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं टू अपीयर फॉर इन द एग्जामिनेशन ऑफ AFCAT, राइट. एंड सेकेंड थिंग, देर आर डिफरेंट वेटेजेस ऑफ दिस. सो टोटल 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको AFCAT के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनमें इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस का टोटल बनता है, मैथ्स का अप्रॉक्सीमेटली 20, एंड फॉर GS एंड रीजनिंग इट इज़ 25 अप्रॉक्सीमेटली फॉर ईच सब्जेक्ट,
राइट। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक तो इंग्लिश और जीएस और रीजनिंग इनकी वेटेजेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है, मैथ्स की सबसे कम वेटेज है इस पेपर में। अब आपको क्या करना है टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। ओके, सबसे पहले मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट 3 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की, ठीक है। सो इफ़ यू हैव डन ऑल करेक्ट क्वेश्चंस, ऑल 30 इंग्लिश के क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 90 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वाई आई एम टेलिंग यू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इवेंचुअली जब आप अपने मॉक्स या कोई और पेपर दोगे आप कैलकुलेट कर पाओगे ना कि आपको कितना आता है पोर्शन और कितना नहीं आता। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाना है, आपको इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हुए होंगे, 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हुए होंगे फॉर एफकैट। एफकैट के 3 मॉडल पेपर उस वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। आपको उनको सॉल्व करना है बिना किसी तैयारी के, ऐसे ही सॉल्व करो उनको। उससे आपको क्या पता लगेगा, आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ पोर्शन ऐसा होगा पेपर का जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन आपने फिर भी उसको बिल्कुल एक्यूरेटली कर दिया। अब किसी के लिए वो इंग्लिश हो सकता है, किसी के लिए मैथ्स, किसी के लिए जीएस या फिर रीजनिंग, जो भी आपका स्ट्रेंथ है सब्जेक्ट। फिर एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपने 80% करेक्ट किया है, 20% आपका वो गलत हो गया, ठीक है, वो आपकी दूसरी स्ट्रेंथ है। एक तीसरा होगा जो आपने 50% सही किया है एंड 50% गलत है, और एक चौथा होगा जो आपने 25% तक सही किया है, 25% या उससे कम, और बाकी गलत है, विच मीन्स कि वो आपकी वीकनेस है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो, राइट। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, अभी हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं इसकी। ये तरीका अपनाने के बाद यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, द सब्जेक्ट दैट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड द सब्जेक्ट दैट इज़ योर वीकनेस, राइट। दोनों आपको पता लग जाएंगे। इस टाइम पे हमारा एफकैट एग्जाम के लिए टारगेट क्या है, 200+। किसी भी हालत में आपको 200+ मार्क्स स्कोर करने हैं इन एफकैट एग्जाम। एंड यू नो व्हाट, 100 में से आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, ओनली 66। You only have to do 66 correct questions in order to secure 200+ marks. That's it. उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। This is all you need, right? और 66 और 67 questions you have to do correctly and आपकी जो मार्क्स हैं वो 200+ चले जाएंगे। बस इतना ही करना है आपको, which means कि you can leave a lot of questions. आप approximately 23 क्वेश्चंस जो हैं आप उनको छोड़ सकते हो। 23 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो या 33 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, राइट। यू कैन लीव 33 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। इसका मतलब अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जब आप पूछते हो कि क्या मैम हम कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं या सारे तैयार करने हैं। अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि आप सब्जेक्ट छोड़ सकते हो कोई, अगर आपने छोड़ना हो। देखो 33 मार्क अगर हम क्वेश्चन देखें तो आप पूरा का पूरा जीएस, पूरा का पूरा रीजनिंग या पूरा का पूरा मैथ्स छोड़ सकते हो। और पूरा एक सब्जेक्ट छोड़ने के बाद भी मान लो आपने मैथ्स छोड़ दिया आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस, तो आपके पास अभी भी 13 क्वेश्चन स्पेयर हैं अगर आपको बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स में से छोड़ने हैं तो। ये है राइट स्ट्रैटेजी। यू हैव टू ओनली कंसंट्रेट फॉर द 67 क्वेश्चंस जिनको आपको बिल्कुल सही करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने आप को तैयार करके जाना है कि आपके 67 क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाएं पेपर में। अब क्या है, अब इन ऑर्डर टू गिव 67 करेक्ट क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें उनका पैटर्न स्टडी करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट मैथ्स के जो आपके टॉपिक हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, देन आपका परसेंटेज हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, राइट। देन आपका और कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एवरेज हो गया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आपको हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी इन अ रिपीटेड पैटर्न फॉर्म,
रिपीटेड पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, या फिर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वोटिंग के ऊपर कि इतना % वोटिंग हुआ, इतना % नहीं हुआ। बिल्कुल सेम रिपीटेड पैटर्न्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच पैटर्न जो पेपर में पूछा जाता है। अब अगर आप स्कूल पैटर्न के हिसाब से करोगे, लंबे मेथड लगा के सॉल्व करने बैठ जाओगे पूरा का पूरा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज आपके पास सिर्फ 2 आवर्स हैं टू सॉल्व द एंटायर पेपर। ये नहीं है कि आपको एक पोर्शन सॉल्व करने के लिए टाइम मिल रहा है, नहीं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए यू हैव ओनली 2 आवर्स। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी क्विक, आपको फटाफट आंसर सॉल्व करने होंगे। एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द मेथड्स, द करेक्ट मेथड्स एंड द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस क्विकली। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है आपको समझना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट। If you don't understand this, तो it will be very difficult for you, especially in your exam. वहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं होगा और आप इस चक्कर में अपना जो आता हुआ पोर्शन है उसको भी आपको क्विट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी लेंदी। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है सारा कुछ और हमें फिर इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम डर भी जाते हैं कि अब जो आता है हम वो भी नहीं कर पा रहे, राइट? सो इसके लिए आई सजेस्ट दैट यू ऑल शुड फाइंड आउट द स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी वेरी क्विकली। फटाफट से सॉल्व हो जाएं, इसलिए आपको उस तरीके की तैयारी करनी होगी कि आपको क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, ठीक है ना? इसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए, समझ आई? उसके बाद हम और सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हम आपका रीजनिंग वाला सब्जेक्ट देखते हैं। जो आपको रीजनिंग वाला पोर्शन दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम अभी। ओके, नाउ लेट अस लुक एट रीजनिंग। अब रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे डॉट सिचुएशन हो गया, है ना, आपका पैटर्न हो गया, यू हैव टू स्टडी द पैटर्न एंड आंसर की अगली फिगर कौन सी होगी, है ना, या फिर हिडन या एम्बेडेड फिगर्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं आपको इसमें। फिर ब्लड रिलेशंस भी आने लग गए हैं, अभी पिछले कुछ टाइम से ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस भी आपको रीजनिंग के पार्ट में पूछे जाते हैं, है ना। देन आपके डायरेक्शन के टेस्ट हो गए, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। एनालॉगी हो गई, वर्बल नॉन वर्बल काइंड ऑफ जो आपकी रीजनिंग है वो इसमें आ जाती है। काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है। अगर आप इसके क्वेश्चंस रोज़ भी आप इसको टाइम दो कि आप इसके अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चंस डेली भी करते रहो, तो भी आपका ये पोर्शन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ एक क्वेश्चन से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, दैट्स इट। इट्स वेरी वेरी ईजी, ट्रस्ट मी। एफकैट के एग्जाम को प्रिडिक्ट करना कुछ हद तक काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें वैसे ही सेम पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीटेड पैटर्न है, इसलिए आपके लिए आसानी हो जाती है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। जो मैंने आपको बोला है कि मॉक टेस्ट दिए हुए हैं हमारे जो एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर, जब आप उसको खोलोगे आप उसमें देखना किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि वही इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, इसीलिए उनको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि आखिर पेपर का पैटर्न है क्या, ठीक है। पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है आपका इंग्लिश का पोर्शन। अब इंग्लिश के पोर्शन में कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, जैसे कि आपका वोकैब वाला पोर्शन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई ऑल्सो अग्री, बिकॉज जहाँ सीडीएस में आपको सेंटेंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं वर्ड्स, वहीं एफकैट में आपको सेंटेंस के फॉर्म में नहीं पूछे जाते, आपको सिर्फ वर्ड दे दिया जाता है एंड देन यू हैव टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, वेदर मीनिंग और द ऑपोजिट मीनिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सो अब प्रॉब्लम क्या है, ये इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार हम इनमें गलतियाँ कर जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स खा लेते हैं हम। वाई? बिकॉज सारी की सारी वोकैबुलरी को एक ही पॉइंट पे याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ये पोर्शन डिफ़िकल्ट है। लेकिन इंग्लिश का पोर्शन जैसे ईडियम्स हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, देन आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हो गए और फिलअप्स हो गई, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपके पास यू कैन मेक आउट द मेरिट आउट ऑफ दिस। 30 क्वेश्चन है, मतलब 90 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में थमाए गए हैं।
इसमें आप कंप्लीटली भी स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में भी जो आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे आप प्रॉपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आई डोंट बिलीव इट इज डिफिकल्ट। 75 मार्क्स तो आपको रीजनिंग भी दे सकती है, ठीक है। एंड पर्सनली सेइंग आई वॉज वेरी वेरी टेरेबल एट मैथ्स, मुझे मैथ्स नहीं आता था, लेकिन मैंने उसके पैटर्न्स को समझा और सिर्फ वही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जो पूछे जा रहे थे, एंड दैट ग्रेटली हेल्प्ड मी स्पेशली इन माई पेपर, बिकॉज रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन की तैयारी की थी, एंड दैट ग्रेटली हेल्प्ड मी व्हेन द पेपर केम टू मी। आई वॉज एबल टू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई ये जो है क्वेश्चंस ये मैंने किए हुए हैं और इनको मैं डेफिनेटली सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास आता है जीएस वाला पोर्शन। नाउ जीएस इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, स्पेशली इन योर AFCAT एग्जामिनेशन। हम डेफिनेटिवली ये नहीं बोल सकते कि ये वो पोर्शन है यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वी डू नॉट नो, नहीं पता हमें इसके बारे में। ये काफ़ी हद तक हमारा जो है अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन है, स्पेशली इफ उन लोगों के लिए ये आसान होगा जिन लोगों की जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आपके लिए ये काफ़ी हद तक पोर्शन स्ट्रांग रहेगा। माई एडवाइस इज दैट यू पीपल शुड फोकस योर एनर्जी ऑन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। आपका जो मार्क्स है ना 200+ वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से बनेगा। जीएस विल ओनली हेल्प यू टू इंक्रीज दोज मार्क्स, लेकिन अगर आपको नहीं आते ना क्वेश्चन तो फिर उस हद में इसके ऊपर तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज़्यादा जाता है इसमें। आप सीधे सीधे 4 नंबर से हाथ धो बैठोगे और बहुत बड़ा नुकसान है ये, ठीक है। कई बार मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके कट ऑफ 160 थी मान लो और नंबर आए हुए हैं 159, ऊपर से अब नॉर्मलाइजेशन भी है, इसलिए इतना समझ लो कट ऑफ के आसपास की गेम नहीं खेलनी हमने 200+ पे ही फोकस करना है, ताकि अगर नॉर्मलाइजेशन लगी भी तो हमारे एटलीस्ट हमारी कट ऑफ क्लियर होने पर उसका कोई असर ना पड़े, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है, ये अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि इसमें तुक्के नहीं मारने, इस पेपर में बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारने, ठीक है। दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी, and we at Study Funda have already started an AFCAT batch. I suggest you all should download the app and you should enroll in that batch. You'll be able to get a lot out of it. आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस, करंट अफेयर्स, रिविजन के लेक्चर्स, डेली टारगेट्स और वीकली टारगेट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और आपका सिलेबस जुलाई 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिकॉज जब सिलेबस कंप्लीट हो तो रिवीजन करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है, एंड यू विल बी गिवन एम्पल टाइम टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन सो फार, ओके। सो आई सजेस्ट यू ऑल शुड ज्वाइन द बैच सो दैट आपको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकें। So with this I end your strategy class. I hope you all have understood how to appear for the AFCAT exam. I wish you all the very best for your upcoming examinations, and I really hope that you're able to crack the exam and send us all the good wishes. And you only come to us with a congratulatory message, right? Thank you so much everyone, and have a great day. Thank you.